Hello students, this is Vaibhav Anand, your biology faculty for NEET. So before getting into the details of the syllabus, we'll first have to look at NEET from a national competitive entrance exam perspective. So this NEET exam will consist of 720 marks from 180 questions. Okay, these 180 questions, out of these 180 questions, 90 questions will be from your biology. So you can look only here that 50% of your syllabus is comprising of biology alone. These 90 questions will come from your two sections, that is botany and zoology. ओके, सो नीट में आप लोगों को बॉटनी और जुओलॉजी दोनों सेक्शन पढ़ने हैं और यहाँ पर बॉटनी के जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के वो अप्रोक्सीमेटली 26 चैप्टर्स हैं. ओके, 26 चैप्टर हमारे बॉटनी के हैं और 12 चैप्टर हमारे जुओलॉजी के हैं. अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो अप्रोक्सीमेटली कितने आते हैं? 38 चैप्टर्स. ऑलराइट, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा बॉटनी का सिलेबस है वो जुओलॉजी से 2 गुना से भी ज्यादा है. यानी कि आप लोगों का जो पेपर आने वाला है उसमें 90 में से ऐसा मान के आप लोग चलो कि 60 से 65% जो क्वेश्चन है, जो 60 से 70 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हैं, वो बॉटनी वाले पार्ट से आने वाले हैं और जो सिर्फ 12 चैप्टर जुओलॉजी के हैं इनसे लगभग 20-25 के आसपास क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा जनरली नहीं आएंगे. तो अगर इस 38 चैप्टर्स की बात करें तो आप लोगों को इनमें से 22 चैप्टर्स 11th में पढ़ने हैं. तो 12th में जो आपके ये 16 चैप्टर हैं, इससे लगभग हमारे नीट के जो एग्जाम होते हैं उनमें 50 या 50 से भी ज्यादा, कभी कभी 55 क्वेश्चंस भी आते हैं. यानी कि इन 16 चैप्टर से मिनिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं हम लोगों के लिए वो होंगे 50 क्वेश्चंस मिनिमम, और यहां से लगभग 40 क्वेश्चंस आएंगे. तो अगर हम सिंपल रेशियो की बात करें तो 22 चैप्टर से आ रहे हैं आपको 40 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 16 चैप्टर से आ रहे हैं 50 क्वेश्चन. तो यहीं से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 12th का पोर्शन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू 11th वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ 22 चैप्टर से 40 क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन पर चैप्टर अप्रोक्सीमेटली का रेशियो बनता है और यहाँ पर मिनिमम 3 क्वेश्चन पर चैप्टर का रेशियो बनता है. तो इसी वजह से 12th वाला सेक्शन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सिंस आप लोग 12th क्लास में हो तो इस वजह से आपके लिए ये, अगर हम पहले ये 12th के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो ये डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होंगे और नीट एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होंगे. तो भले ही ये 11th पहले पढ़ना होता है, बट सिंस आप लोग 12th में हो तो हम लोग पहले ये 12th के 16 चैप्टर स्टडी करेंगे. तो हमारे जो 12th क्लास के 16 चैप्टर्स हैं उनमें अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है. तो जो सबसे पहला यूनिट है वो हमारा है रिप्रोडक्शन, उसके बाद है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके बाद है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, एंड एट लास्ट वी हैव इकोलॉजी. Okay, so these are the 5 units of your 12th NCERT book.
whatever we will be discussing here will be discussing along with NCERT reference, because नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली हमेशा NCERT से या तो डिराइव किए हुए रहते हैं, या जो 60 से 65 क्वेश्चंस होंगे 90 में से वो डायरेक्टली NCERT के लाइन पे बेस्ड होंगे, और कुछ ही कैसे 2-4 क्वेश्चंस होंगे जो कि आगे लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे NCERT के कॉन्सेप्ट पे ही बेस करके NCERT से बाहर पूछी जा सकती है। तो ये जो आपके 5 यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स आते हैं टोटल, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में 3 चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में भी 3 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स हैं और इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो कंबाइन कर दे तो ये आते हैं 16 चैप्टर जो आपकी 12th के बुक में इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका सिंपल डिफिकल्टी लेवल पे बात करें तो रिप्रोडक्शन की जो डिफिकल्टी, इस यूनिट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो है मॉडरेट, ठीक है। अगर हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एज अ होल, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दोनों को साथ में बात करना है, तो ये हमारे बायो की सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो ये है सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो कि पूरे 11th और 12th के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना होगा। अब आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये काफी इजी है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स है, जो पहला वाला चैप्टर है वो मॉडरेट है और सेकंड वाला इजी है, तो एज अ होल वी कैन से कि इट इज इजी। एंड जो इकोलॉजी का पार्ट है ये पूरे बायो में सबसे इजी यही होगा, यानी कि पूरे बायो में आप लोगों ने जो भी आंसर पढ़ा होगा उसमें से सबसे आसान सबसे आखिरी वाला यानी कि जो इकोलॉजी। तो ये तो बात हुई डिफिकल्टी लेवल की। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे बात करें तो रिप्रोडक्शन से चारों चैप्टर मिलाकर के 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो बात है वो हम लोग पर चैप्टर के हिसाब से, जब इसमें 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो पर चैप्टर के हिसाब से हम लोग उस समय बात कर लेंगे। बायो में जो आपके ये 90 क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये जो 90 क्वेश्चंस है ये लगभग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो 3 तरह से या 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। इनमें से 60 से 65 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी होगा, एज इट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी की किताब को ढंग से पढ़ लेते हो, ढंग से समझ लेते हो और ढंग से वो चीज आपको याद रहता है, तो ये तो पक्का है कि आप एटलीस्ट 60 करेक्ट क्वेश्चंस कर पाओगे नीट के एग्जाम में। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस को रट लेने से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको उस पर काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, काफी ज्यादा उसके कंसेप्ट को ग्रैस्प करना पड़ेगा। अब 60 से 65 क्वेश्चन की तो बात हो गई। अब जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं ये डिराइव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी होते हैं। तो ये होंगे एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया हुआ है उसी के बेसिस पर। बट ऐसा हो सकता है कि ये जो 20-25 क्वेश्चंस होंगे आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन में ना मिले, यानी कि कॉन्सेप्ट यही होगा लेकिन उससे जो अलग तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट्स में कितने स्टेटमेंट करेक्ट है कितने गलत है, तो उस तरह के क्वेश्चन इनमें ज्यादा रहेंगे। और ये बायो में वो क्वेश्चन है जो थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो 3 से 4 क्वेश्चन होता है वो कहीं से पूछा जा सकता है। ये जीके टाइप क्वेश्चन हो सकता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो सकता है। पहले क्या होता था कि नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते थे उनमें से 5 क्वेश्चन 90 में से वो 5 क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से बाहर पूछे जाते थे, लेकिन उस समय जो एग्जाम होता था नेशनल लेवल का उसे एआईपीएमटी कहा जाता था, ना कि नीट। जब से नीट आया है ये जो 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से बाहर से आते थे, ये जो क्वेश्चन है लगभग ना के बराबर आता है। तो एट द मोस्ट आपके लेवल पे 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं होगा, बट अदरवाइज ये जो 3 से 4 क्वेश्चन है यही आपको प्रॉब्लमैटिक
डिफिकल्टी फेस कराएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जो 20 से 25 क्वेश्चन है ये वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं जो एनसीईआरटी को समझते हैं, और ये जो सिंपल टर्म्स में बहुत ज्यादा बिना समझे रट लिए हैं, किसी तरह एनसीईआरटी को फिनिश ऑफ किए, तो उनका ये 60 से 65 क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, लेकिन बन सकता है और करेक्ट होने में बहुत अंतर होता है, बिकॉज 60 से 65 क्वेश्चन हो सकता है वो लोग अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन उनमें से करेक्ट कितने होंगे, 50 से 55 45 इसी के आसपास क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं नॉर्मली। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं बायो में। अब हम लोग 12th का जो पहला चैप्टर है डायरेक्टली सिलेबस में आते हैं उसके। तो हमारे जो 12th का पहला सेक्शन है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्लांट्स की भी बात होगी, एनिमल्स की भी बात होगी, मोलेरा यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये जो ऑर्गेनिजम्स के 5 कैटेगरी है उन पांचों की यहाँ पे बात होने वाली है। इसमें हम लोग स्पेसिफिकली प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया की बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो किसी भी रिप्रोडक्टिव इवेंट में नेसेसरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस और बर्थ, तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होती है। और अगर आप पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग है हर एक लिविंग थिंग को एनालाइज करके देखें तो पता चलेगा कि ये पांचों इवेंट हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। धरती पे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनमें रिप्रोडक्शन का जो बेसिक 5 स्टेप्स होता है वो उसके बिना रिप्रोड्यूस कर ले। तो वो तो स्टेप्स हम लोग रिप्रोडक्शन में आगे देखेंगे, पहले हम लोगों को ये जान लेना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखो रिप्रोडक्शन का जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, री एंड प्रोडक्शन। तो री एंड प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फिर से, यानी कि किसी भी वर्ड के आगे री मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट का मतलब फिर से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे फिर से प्रोड्यूस करना उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चे तो होते हैं जो अपने आप में वो तो फर्स्ट टाइम बॉर्न हो रहे हैं, तो भी उनको रिप्रोड्यूस क्यों बोलेंगे, उसका कारण ये है कि बच्चे जो होते हैं अपने मदर या फादर या दोनों से लगभग 99.9% सिमिलर होते हैं हमेशा। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंस माँ बाप और बच्चे में 99.9% का सिमिलैरिटी है, तो जो माँ बाप है वो बच्चे के फॉर्म में री इनकारनेट हुए, यानी कि फिर से उन्हीं का प्रोडक्शन हुआ है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, यानी कि हमेशा बायो की टर्म्स में अगर कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है तो वहां पे हम लोग रिप्रोडक्शन वर्ड का यूज करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में ये 2 वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑफ द सेम स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या होता है वो आपने 11th में पढ़ रखा होगा। 11th में स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि वैसा पॉपुलेशन जो कि आपस में इंटरब्रीड करता है, यानी कि आपस में वो रिप्रोड्यूस कर पाता है, वैसे ग्रुप को क्या बोला जाता है, एक स्पीशीज बोला जाता है। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं जो कि सेम स्पीशीज के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल a dog cannot breed with a cow or a panther cannot breed with a lioness। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, यानी कि lion will only breed with a lioness, a panther will only breed with a female panther and likewise। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि अगर ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं तो अगर वो सेम स्पीशीज के नहीं हुए तो उस पार्ट को रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर और लायन से इंसानों ने एक ऐसा स्पीशीज बनाया है जिसे बोला जाता है लाइगर, ठीक है। तो लाइगर ये जो
नया ऑर्गेनिज्म है, ना लायन है ना टाइगर है, दोनों का क्रॉस है ये, तो इसे हम नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं मान सकते। भले ही ये नया ऑफस्प्रिंग बना, लेकिन क्या ये जो लाइगर है इन दोनों प्रजाति के जैसा है? नहीं, इन दोनों प्रजाति से ये डिफर करता है। स्पीशीज को हिंदी में हम लोग प्रजाति बोलते हैं। तो लाइगर जो हुआ, लाइगर का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन वही अगर लायन लाइनस के साथ रिप्रोड्यूस करता है, ह्यूमन मेल ह्यूमन फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करता है, तो उस केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा उसे हम रिप्रोडक्शन कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे में रिप्रोडक्शन ये नहीं मानेंगे। और जो रिप्रोडक्शन का दूसरा फीचर होता है वो भी जान लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे यानी कि जो बच्चे होंगे, बायो में ऑफस्प्रिंग्स भी बोल सकते हैं, प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। अगर ह्यूमंस में बात करें तो बेबी बोलेंगे, प्लांट्स में बात करें तो सीड बोलेंगे। लाइकवाइज हर स्पीशीज में बच्चे को अलग बोलते हैं, जैसे शेर के बच्चे को कब बोला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बायो में इन जनरल जब हम हर स्पीशीज की बात करें तो वहां पर या तो ऑफस्प्रिंग बोलेंगे या तो प्रोजेनी बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। इस फर्टाइल वर्ड का पर्पस क्या है? कई बार ऐसे स्पीशीज में रिप्रोडक्शन होता है जिससे कि ऐसे बच्चे बनते हैं वहां पर वो बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर वैसे बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है रिप्रोडक्शन के थ्रू जो कि आगे चल के बच्चे नहीं बना सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। लाइकवाइज यहाँ पर ये जो सेम स्पीशीज वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी लागू होता है। यहाँ पर भी सेम स्पीशीज होना ही पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे फॉर्म होंगे वहां पर उन बच्चों में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होनी चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन नहीं मानेंगे उस केस में। यानी कि वैसा बच्चा भले ही पैदा हो रहा है लेकिन उस बच्चे का पैदा होना रिप्रोडक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आते हैं पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आखिर रिप्रोडक्शन का जरूरत ही क्यों पड़ा? अगर हम रिप्रोडक्शन को एक प्रोसेस के तौर पे देखें तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। फिर न्यू जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उस स्पीशीज के, उसका केयर करने में बहुत मेहनत लगता है, माँ बाप को, उस स्पीशीज को भी मेहनत लगता है। तो आखिर इतना मेहनत वाला काम करने का पर्पस ही क्यों है? तो बायो में कोई भी प्रोसेस बिना पर्पस का नहीं होता। फॉर एग्जांपल तुम लोगों में जो स्वेटिंग होता है वो भी आखिर किसी पर्पस से ही हो रहा है। सांस लेना एक पर्पस से हो रहा है, तुम लोग किसी चीज को देख रहे हो, सुन रहे हो, वो भी एक पर्पस से होता है। तो बायो में बिना पर्पस का कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो आखिर इस रिप्रोडक्शन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होगा। तो जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। देखो, दुनिया में ऐसा कोई लिविंग थिंग नहीं है जिसका कि लाइफ इमॉर्टल हो। टेक्निकली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि बैक्टीरिया जो होता है वो एक तरह से इमॉर्टल होता है, बट वो भी 100% इमॉर्टल नहीं होता है। वो क्यों होता है बैक्टीरिया वो हम लोग इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट अभी के लिए इस रिप्रोडक्शन के पर्पस का हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लिविंग थिंग इमॉर्टल नहीं होता है, यानी कि हर किसी का मौत आना है एक ना एक दिन।
चाहे वो जल्दी आए चाहे वो देर से आए। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन 30 मिनट का होता है, यीस्ट का 90 मिनट्स का होता है, ह्यूमंस का 70 to 80 इयर्स का होता है, एलिफेंट का 80 to 90 इयर्स का होता है। अगर हम बनियान ट्री का बात करें तो वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, पीपल ट्री वो भी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स चलता है, मैंगो ट्री 100 एंड समथिंग इयर्स के आसपास रहता है। अगर हम पैरट का देखें तो वो भी काफी ज्यादा होता है। अगर हम क्रो की बात करें तो क्रो का भी एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है। तो दुनिया में हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन फिक्स्ड है, उससे ज्यादा वो नहीं जीता है। तो अगर किसी भी स्पीशीज में जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा तब तो वो सारे मर जाएंगे। तो अगर किसी भी स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स मर जाते हैं तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने डायनासोर्स का नाम सुना होगा। आज डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? क्योंकि उनके स्पीशीज का कोई भी जिंदा नहीं है। तो अगर उसी प्रजाति को, उस स्पीशीज को सरवाइव करना है तो उसको रिप्रोडक्शन से नए नए ऑर्गेनिजम्स बनाने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पर। यानी कि अगर वो स्पीशीज रिप्रोड्यूस नहीं किया तो आज नहीं तो कल उस स्पीशीज को खत्म हो ही जाना है, बी इट ह्यूमंस, बी इट अ प्लांट, बी इट एन एनिमल और एनीथिंग एल्स। अब जो दूसरा मेन पर्पस है रिप्रोडक्शन का वो है वेरिएशन। तुम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स खाए होंगे। वी आर इन गुजरात, तो अगर हम गुजरात की क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर एप्पल ट्रीज नहीं होते, स्ट्रॉबेरी ट्रीज नहीं होते, यहाँ पर पोलर बेयर नहीं पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन, लोकल स्पीशीज है वही पाया जाता है। लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के स्पीशीज पाए जाते हैं। तो आखिर उतने अलग अलग तरह के स्पीशीज धरती पर आए तो आए कहां से? कोई तो ऐसा प्रोसेस होगा ना कि नए नए स्पीशीज को धरती पे ला रहे हैं, नए नए स्पीशीज का ओरिजिन हो रहा है हमारे प्लैनेट पर। अगर हम आज से लगभग 400 फॉर्मेशन हुआ है, लगभग 400 से 450 करोड़ साल पहले, 200 करोड़ साल पहले तक न्यू सेलुलर लाइफ आया था। लेकिन उसके बाद इतने तरह के स्पीशीज, आज पूरे अर्थ पे अगर तुम लोग कैलकुलेट करो तो ये 15 लाख से भी ज्यादा तरह के स्पीशीज पाए जाते हैं। तो आखिर ये इतने तरह के वेरिएशंस वाली स्पीशीज आए कहां से? तो वो आए रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। तो रिप्रोडक्शन से न्यू इंडिविजुअल्स तो आते हैं, लेकिन क्या वो इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट के जेरॉक्स कॉपी होते हैं, यानी कि टोटली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं? तो नहीं होते। हमेशा तुम्ही लोग खुद को देख लो और अपने माँ बाप को देख लो तो देखोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स में और तुम्हारे में बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। तो ये जो वेरिएशन है आगे चल के, यानी कि कई जनरेशन के बाद एक नई स्पीशीज को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने बंदरों को देखा होगा, लंगूरों को देखा होगा, खुद को देख लो, हम सभी के पूर्वज एक ही थे। उस पूर्वज का नाम है ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस आज से कुछ करोड़ साल पहले धरती पे एग्जिस्ट करता था। तो वो स्पीशीज से बंदर बने, लंगूर बने और हम लोग बने। यानी कि ये जो वेरिएशन आया हम लोगों में, बंदरों में और लंगूरों में, वो किस प्रोसेस से आया है? वो भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही आया है। अब रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस दो तरह से क्रिएट हो सकते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। और मियोसिस देखेंगे हम लोग आगे चल के, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा और माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। तो जो माइटोसिस वाला पार्ट है उसमें वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, और जो मियोसिस वाला पार्ट है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, वहां पर वेरिएशंस कहीं ज्यादा होंगे। तो हम लोग आगे चल के ये देखेंगे कि वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा होते हैं और एसेक्सुअल में काफी कम होते हैं। लेकिन इतने कम नहीं होते हैं कि उससे नई स्पीशीज नहीं बन पाए।
तो ये जो वेरिएशन है उससे नए नए स्पीशीज बनते जाएंगे टाइम टू टाइम। अब ये जो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन है इसमें 1-2 साल नहीं लगता है, इसमें कुछ हजार, कुछ लाख, कुछ करोड़ साल लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल बंदरों और हम लोगों को एक दूसरे से इतना डिफरेंट होने में लाखों लाखों साल लगा है। हमारे पूर्वज, बंदरों के पूर्वज और लंगूरों के पूर्वज तीनों एक टाइम पे अफ्रीका में रहा करते थे एक ही साथ। तो आखिर उस पूर्वज से हम लोग में इतना वेरिएशन आया, तो वो जो वेरिएशन है वो यही वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सारा वेरिएशन इसी चीज से आया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनरली वर्ल्ड में 2 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड द अदर वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारे टाइप्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। उसमें से पहला है फिजन, देन वी हैव फ्रैगमेंटेशन, then we have fragmentation and then we have regeneration, then we have sporulation, budding, and at last we have vegetative propagation. ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। इन सभी टाइप्स को अलग से देखना है हम लोगों को और अलग से उन सबों के एग्जांपल्स भी याद रखने होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं नो डाउट, बट वो आपके लेवल से बियॉन्ड हो जाएंगे। यानी कि जो नीट लेवल पे हम लोगों को पढ़ाई करना है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स का रिलेवेंस नहीं है। तो विल स्टडी इन दिस ऑर्डर। तो जो सबसे पहला टाइप है फिजन। तो फिजन बेसिकली 3 टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, दूसरा जो है वो है मल्टीपल फिजन, और तीसरा है प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स के फिजन हम लोगों को पढ़ने हैं। फिजन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है एंड बाइनरी फिजन उसमें से पहला कैटेगरी। तो 1 का ए पार्ट में हम लोग बाइनरी फिजन को रखते हैं। तो कंप्यूटर में हम लोगों ने बाइनरी सिस्टम जरूर पढ़ा होगा। बाइनरी सिस्टम में हम लोग 2 नंबर जनरली कंसीडर करते हैं, 0 और 1। यानी कि बाइनरी का सिंपल मीनिंग होता है 2, तो फिजन का सिंपल मीनिंग होता है ब्रेक कर जाना। तो जो पेरेंट है यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स में ब्रेक कर जाएगा, जिसको हम लोग डॉटर सेल्स या बोलेंगे या डॉटर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि बाइनरी फिजन में एक पेरेंट से हमेशा 2 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे।
तो यहाँ पे पेरेंट बॉडी हमेशा दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करेगा, दो से ज्यादा नहीं। दो से ज्यादा अगर करता है तो वो हो जाएगा मल्टीपल फिजन का कैटेगरी। तो बाइनरी फिजन के अंदर भी कुछ और टाइप्स होते हैं। तो वी स्टडी नाउ टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। तो यहां पे जो पहला टाइप है बाइनरी फिजन का वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को हम लोग शॉर्ट में अब BF लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल, इसके बाद होता है ट्रांसवर्स, फिर आएगा सिंपल और फिर होगा ऑब्लिक। तो लॉन्गिट्यूडिनल का सिंपल मीनिंग होता है लेंथवाइज। सपोज ये डस्टर है, ये डस्टर अगर इस तरीके से डिवाइड करता है यानी कि अपने लेंथवाइज ये डिवाइड कर रहा है तो ये बोलेंगे इसको लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। अगर ये डस्टर अपने थिकनेस के अलावा यानी कि अपने ब्रेड्थ वाइज या अपने विड्थ वाइज को डिवाइड कर रहा है तो उसे बोलेंगे ऑब्लिक। और अगर वो रैंडमली कैसे भी दो टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे बोलेंगे सिंपल। और अगर वो स्पेसिफिकली एक स्लैंट लाइन से डिवाइड करेगा तो उसे बोलेंगे ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के यही चार टाइप्स होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल में डिवीजन और अदर प्लेन ऑफ डिवीजन, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलाउंग होता है। दूसरा वाला जो कैटेगरी है वो है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है वो होता है अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये सिंपल लेंथवाइज और ब्रेडथवाइज का कैटेगरी हो गया। जो तीसरा है वो है ऑब्लिक। ऑब्लिक का सिंपल मीनिंग होता है तिरछा, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो ऑब्लिक में क्या होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन इज अलोंग ऑब्लिक एक्सिस, यहां बात नहीं होगी, ऑब्लिक लाइन बोलेंगे हम लोग, ऑब्लिक लाइन, ठीक है। अब जो चौथा वाला कैटेगरी है बाइनरी फिजन का वो है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन। तो यहां पर जो प्लेन ऑफ डिवीजन है इज रैंडम। यहां पर कोई स्पेसिफिक प्लेन में डिवीजन होता ही नहीं। यहां पे ये फिक्स नहीं है कि किस तरीके से डिवीजन होगा। वो किसी भी लाइन के अलावा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे 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 किसी भी तरीके से रैंडमली डिवीजन हो सकता है। अब हम इन सबों के एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो होता है यूग्लेना में, जो ट्रांसवर्स होता है वो होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होता है। ये जो ऑब्लिक है ये होता है एक ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं सेरेटियम। और सिंपल बाइनरी फिजन होता है जिसमें जो आप लोगों ने सुना भी होगा वो है अमीबा के अंदर। तो ये इन चारों के एग्जांपल हो गए। लॉन्गिट्यूडिनल के लिए यूग्लेना याद रखना है, ट्रांसवर्स के लिए बैक्टीरिया, ऑब्लिक के लिए सेरेटियम एंड रैंडम के लिए अमीबा। तो ये चार टाइप्स के हमारे बाइनरी फिजन होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक एंड सिंपल। After binary fission, we'll now study multiple fission. So multiple fission में बेसिकली बाइनरी फिजन से बस यही डिफरेंस है कि जो बाइनरी फिजन है उसमें पेरेंट बॉडी दो डॉटर बॉडी में डिवाइड हुआ था, और यहाँ पे मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट बॉडी दो से ज्यादा यानी कि 10, 20, 100 भी हो सकते हैं। वैसे डॉटर बॉडीज
में ये डिवाइड हो जाएगा। इसके सिर्फ दो ही एग्जाम्पल्स आप लोगों को जानना है। पहला है अमीबा और दूसरा है प्लाज्मोडियम। अमीबा हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे और प्लाज्मोडियम वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ह्यूमंस में एक बहुत ही कॉमन बीमारी होता है जिसको बोलते हैं मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो हम लोगों को 12th क्लास के चैप्टर 8 में पढ़ना है जिसका नाम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है। तो प्लाज्मोडियम को डिटेल में हम लोग कहां पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को मल्टीपल फिजन अमीबा पे देखना है। तो इस मल्टीपल फिजन से पहले ये बात जान लो कि अमीबा बाइनरी फिजन में भी है और यहाँ पे मल्टीपल फिजन में भी है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग तरह का मोड क्यों शो कर रहा है, तो उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि जब अमीबा फेवरेबल कंडीशन में होगा, यानी कि जो बाइनरी फिजन में अमीबा का एग्जांपल आया था वो था फेवरेबल कंडीशन में, और यहाँ पर जो अमीबा का एग्जांपल आ रहा है वो है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जब कंडीशन फेवरेबल होगा तो अमीबा बाइनरी फिजन शो करेगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो अमीबा ये मल्टीपल फिजन शो करेगा। यानी कि ये सिर्फ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, यानी कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सही नहीं होता है तो वैसे टाइम पे अमीबा शो करेगा ये मल्टीपल फिजन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में अमीबा शो किया था बाइनरी फिजन। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या किया, वो अपना ज़ूडोपोडिया। अमीबा में 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमीबा का एक फॉल्स फीट होता है। जैसे हमारा रियल फीट है, किसी भी मैमल में रियल फीट यानी कि रियल पैर होता है, लेकिन अमीबा में एक फॉल्स फीट पाया जाता है। वो फॉल्स फीट को हम लोग बायो में ज़ूडोपोडिया बोला जाता है।
तो बायो में वो जो ज़ूडोपोडिया है, जब भी अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशंस आएगा तो वो विड्रॉ कर लेगा, यानी कि अपना ज़ूडोपोडिया, सपोज कि ये अमीबा के ज़ूडोपोडिया होंगे, तो जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो वो ज़ूडोपोडिया को अपने अंदर इसी तरीके से खींच लेता है। तो बाहर में उसके बाद क्या होगा कि 3 लेयर का सिस्ट वॉल बना लेगा अमीबा, यानी कि नॉर्मली जो अमीबा होता है वो अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, अमीबा का कोई भी शेप हो सकता है, नो मैटर कि तुम कैसा शेप बनाओ, वो अमीबा का शेप हो सकता है। तो यहाँ पर अमीबा को जब भी किसी चीज को, फूड पार्टिकल को लेना चाहेगा, तो अमीबा क्या करेगा कि उस पार्ट की ओर अपना ऐसे इस तरीके से एक फॉल्स फीट की तरह जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसी फॉल्स फीट को हम लोग कहते हैं यहाँ पर ज़ूडोपोडिया। मान लो सपोज ये फूड पार्टिकल होगा, लेकिन अगर यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अगर सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाता है तो बेसिकली क्या होगा कि ये ज़ूडोपोडिया वापस अंदर चला जाएगा और अमीबा का अंदर में ये साइटोप्लाज्म होगा और वो अपने चारों तरफ 3 लेयर का सिस्ट वॉल बनाएगा। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया 1, 2 और ये 3। तो ये 3 तरह का लेयर बना लिया अमीबा के अंदर। और जब सिचुएशन फिर से फेवरेबल हो जाएगा, यानी कि अनफेवरेबल सिचुएशन का मतलब हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, पीएच वैल्यू ज्यादा हो, तो जब सिचुएशन फिर से फेवरेबल हो जाएगा तो ये जो सिस्ट वॉल बना था 3 लेयर का, जो ये सिस्ट वॉल रप्चर कर जाएगा। तो जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल होगा, यहां पर क्या होगा, ये जो वॉल बना था, ये वॉल धीरे धीरे छोटे छोटे जगहों में टूट जाएगा। ये जो वॉल्स है, ये टूटने के बाद क्या होगा कि अंदर में ये जो ज़ूडोपोडियो पोर्स बने हैं, ये वॉल टूट के टोटली अलग हो जाएगा। तो ये जो ज़ूडोपोडियो पोर्स है, ये बाहर की ओर ऐसे निकल जाएंगे। और ये सारे आगे चल के न्यू अमीबा बनाएंगे। तो इसमें लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा अमीबा का साइटोप्लाज्म, और ये जो मैंने 1, 2, 3 किया है, ये तीनों इसके सिस्ट वॉल्स हैं। तो जब यहाँ पे सिस्ट वॉल टूट रहा है, तो ये इसको मेंशन करना यहाँ जरूरी है, रप्चरिंग सिस्ट वॉल। ठीक है, ये रप्चर करने के बाद ये जो बीच में छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, ये यही ज़ूडोपोडियो स्पोर्स है। ये जो स्ट्रक्चर है ज़ूडोपोडियो स्पोर्स, यही ज़ूडोपोडियो स्पोर्स आगे चल के रिलीज हो जाएंगे और ये न्यू अमीबा बनाएंगे, या इसे माइन्यूट अमीबा कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यहाँ इन्हीं को बोलते हैं ज़ूडोपोडियो स्पोर्स। तो ये होता है अमीबा में मल्टीपल फिजन, और ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ अनफेवरेबल सिचुएशन में होगा। यहाँ पर सिस्ट वॉल बना अनफेवरेबल कंडीशन में और सिस्ट वॉल टूटा तो फेवरेबल कंडीशन में। अब यहाँ से नीट डेंटली इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। वो क्वेश्चन पूछेगा कि सिस्ट वॉल इज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल और बोथ और नन। तो ये 4 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं और इसी में आपको चुनना होगा कि सिस्ट वॉल कब बनेगा और कब सिस्ट वॉल टूटेगा। और नीट में जो ये प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं और ऐसे ऐसे स्मॉल पॉइंट्स को हम लोगों को देखते चलना है।
अब फिजन में हम लोग तीन टाइप्स देखे थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी। तो ये जो थर्ड टाइप है यानी कि प्लाज्मोटोमी वो देखते थे। तो प्लाज्मोटोमी एक अजीब तरह का फिजन होता है। देखो प्लाज्मोटोमी में थोड़ा सा एक अनयूजुअल इवेंट हो रहा है। नॉर्मली हम लोग न्यूक्लियस का बात अभी तक नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का बात क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट है वो मल्टी न्यूक्लिएट ऑफस्प्रिंग में टूट रहा है। यानी कि यहाँ पर जो पेरेंट होगा उसके पास एक से कहीं ज्यादा न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होगा, यानी कि एक या दो न्यूक्लियस नहीं होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जाएंगे। तो क्या उस ऑफस्प्रिंग में हमेशा वही मल्टी न्यूक्लिएट ऑफस्प्रिंग होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? तो जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो चुका होगा उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें सेल डिवीजन फिर से हो रहा है, और उस सेल डिवीजन के बाद क्या होगा कि जितना न्यूक्लियस का रिक्वायरमेंट है उतना ही न्यूक्लियस को मेंटेन किया जाएगा फिर से। यानी कि नॉर्मली जब पहले ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट होगा, लेकिन यानी कि जब वो ऑफस्प्रिंग का जन्म हो चुका होगा उसके थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि उसमें सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के बाद उस जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेंटेन किए जाएंगे। तो प्लाज्मोटोमी थोड़ा सा एक अनयूजुअल इवेंट होता है, और इसका दो एग्जांपल है, पहला है ओपेलिना और दूसरा है पिनोमिक्सा। अब पिनोमिक्सा जो होता है एक तरह का जायंट अमीबा होता है। इसका नाम जायंट है क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू अ रेगुलर साइज अमीबा। तो ये दोनों एग्जांपल है, और इन्हीं दोनों के अंदर होता है प्लाज्मोटोमी। तो ये आपके तीन टाइप के जो बाइनरी फिजन थे वो थे, यानी कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी। तो हियर बाय फिजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिजन का कुछ बेसिक डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज देखेंगे।
तो देखो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों तो है फिजन ही, लेकिन यहाँ पर दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं, वो जो आपको जानना है। अब नंबर के बेसिस पे तुम लोग पहले देख चुके होंगे, यहाँ पे पेरेंट से बहुत ज्यादा इंडिविजुअल क्रिएट होंगे और यहाँ पर पेरेंट से सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल क्रिएट होंगे। तो ये डिफरेंस तुम लोगों को पहले से पता है, लेकिन जो अदर डिफरेंसेस है वो यहाँ पर नोटिस करना जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल है, यानी उनमें नेचुरल डेथ नहीं होगा, और यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के पास फिक्स्ड लाइफ स्पैन है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इमॉर्टल है और ये मॉर्टल है, यानी कि इसका लाइफ स्पैन एक सर्टेन टाइम के बाद ये डेथ हो जाएगा और इसका डेथ नहीं होगा। तो उसको सिंपली ऐसे समझना है कि मान लो यहाँ पर एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल थोड़े टाइम के बाद डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। अब ये दोनों डॉटर सेल थोड़े टाइम के बाद डिवाइड हो जाएंगे 2 और डॉटर सेल में। तो यहां पर जो पेरेंट है ये तो बच्चा बन चुका है, यानी कि इसी पेरेंट में से 2 बच्चे बन चुके हैं ना, तो यहां पर पेरेंट बचा ही नहीं। तो जब पेरेंट बचा ही नहीं तो वो डेथ कैसे होगा उसका, यानी कि किसी भी चीज को मरने के लिए जरूरी है ना कि उसका बॉडी हो। तो क्या यहाँ पे पेरेंट जो है, ये जो उसके डॉटर्स है, इनके बाद पेरेंट का कोई बॉडी का पार्ट बचा? तो बचा ही नहीं। तो जब पेरेंट है ही नहीं तो पेरेंट का डेथ कैसे होगा? तो ये जो पेरेंट है ये इससे बन गया ये डॉटर सेल्स। तो पेरेंट का बॉडी है ही नहीं तो पेरेंट मरेगा कैसे? लेकिन यहां पर क्या होगा, सपोज कि ये पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे क्रिएट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो पेरेंट बॉडी है ये रप्चर कर जाएगा। तो ये जो पेरेंट बॉडी था ये धीरे धीरे टूट के बिखर जाएगा, और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे ये इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे पोर्स के थ्रू। तो ये तो हो गए डॉटर सेल्स। तो ये जो पेरेंट बॉडी था, पेरेंट बॉडी का जो ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है ये तो बचेगा ना, ये जो बीच बीच में साइटोप्लाज्म भरा हुआ था वो तो है, तो इसमें वही वाला साइटोप्लाज्म बीच बीच में तो बचा हुआ होगा ही। तो यहाँ पर ये रेसिड्यू है, यानी कि अगर हम ह्यूमंस के टर्म से बात करें तो ये तो डेड बॉडी बचा ना पेरेंट का, लेकिन वहां पर पेरेंट का तो कोई डेड बॉडी बचा ही नहीं। तो जब डेड बॉडी है ही नहीं तो डेथ मानेंगे कैसे? तो यहाँ पर ये जो रेसिड्यू है इसको डेड बॉडी भी मान सकते हैं, रेसिड्यू ऑफ पेरेंट, ठीक है। और यहां पर पेरेंट का कोई रेसिड्यू ही नहीं, पेरेंट खुद ही डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है, तो पेरेंट यहाँ पे है ही नहीं। तो ये मेन डिफरेंस होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। बाइनरी फिजन में पेरेंट का कोई रेसिड्यू नहीं बचा, यहाँ पर पेरेंट का रेसिड्यू बचा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नो पेरेंटल रेसिड्यू, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का बेसिक डिफरेंस।
फिजन के बाद जो नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो था फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट का बॉडी है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है और उन टुकड़ों से नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो ये डिवीजन है, इट्स लाइक अब जैसे कि सपोज करो कोई पेरेंट का बॉडी है, उसके बॉडी से एक टुकड़ा टूट के उसके बॉडी से सेपरेट हो गया और वो सेपरेट जो टुकड़ा है उससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। अब यहाँ पे जरूरी है ये जानना कि ये सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। आखिर क्यों? तो देखो धरती पे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अलग अलग होता है। ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, लाइकवाइज अदर मैमल्स आर आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि बॉडी का हर एक पार्ट एक सर्टेन फंक्शन के लिए अडेप्टेड है। तुम्हारा हाथ का काम तुम्हारे दिमाग के काम से बिल्कुल अलग है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथ का काम नहीं कर सकता, हाथ दिमाग का काम नहीं कर सकता। जो लोअर प्लांट्स है, फंजाई है, इनमें क्या होता है कि बॉडी में सेल्स जो होते हैं ना डिफरेंशिएटेड नहीं होते, यानी कि बॉडी का कोई भी हिस्सा कोई भी काम कर सकता है। हमारी तरह नहीं है कि दिमाग अलग काम करेगा, हाथ पैर लंग्स किडनी सब अलग अलग काम करेगा। इनमें इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि हर एक ऑर्गन या हर एक बॉडी का पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसी के लिए क्या होगा कि बॉडी का कोई एक टुकड़ा जो कि टूट के पेरेंट के बॉडी से अलग हुआ है वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फंजाई में जो फाइकोमाइसेटिस है, फाइकोमाइसेटिस में एक होता है फंजाई जिसको बोलते हैं राइजोपस और एक है म्यूकर। 11th क्लास में फंजाई का आप लोगों ने 4 कैटेगरी पढ़ा होगा, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ड्यूटेरोमाइसेटिस। तो ये जो फाइकोमाइसेटिस होता है इसी के अंदर ये दोनों होते हैं, इन्हीं के अंदर होता है फ्रैगमेंटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एल्गा में भी होता है ये, एल्गा में स्पाइरोगाइरा के अंदर होता है। फिर ब्रायोफाइट्स प्लांट्स की कैटेगरी है ये, ब्रायोफाइट्स में भी होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 एग्जांपल हैं, पहला है रेसिया और दूसरा है मार्केंशिया। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के अंदर ये दोनों कैटेगरी में ये बाइनरी फिजन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट्स का एक और कैटेगरी आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में एक प्लांट होता है जो 11th वाले बुक में है, सेलाजिनेरा। ठीक है, इस सेलाजिनेरा के अंदर भी होता है ये फ्रैगमेंटेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स में भी फ्रैगमेंटेशन पाया जाता है, जैसे कि एकिनोडर्म्स, एकिनोडर्म्स के अलावा 11th में आप लोगों ने एक किंगडम कैटेगरी पढ़ा होगा, उसमें उसका नाम है पॉलीफेरा। पॉलीफेरा एक एनिमल्स का फाइलम है, तो फाइलम पॉलीफेरा में भी ये पाया जाता है। पॉलीफेरा वाले को कॉमनली हम लोग स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, तो इन स्पॉन्जेस में भी ये पाया जाता है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो अब लोगों को फ्रैगमेंटेशन में ये एग्जांपल्स ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। वहां पे पेरेंट का बॉडी से एक टुकड़ा निकलेगा, उस टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन इनके एग्जांपल्स को याद रखना थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू द डेफिनेशन। तो दीस आर द एग्जांपल्स।
फ्रैगमेंटेशन के बाद एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसे हम कहते हैं बडिंग। तो बडिंग देख लेते हैं। बडिंग में क्या होगा कि सपोज ये एक पेरेंट का बॉडी है, ठीक है, सपोज ये पेरेंटल बॉडी है, तो यहाँ पर छोटा सा किसी भी एरिया में एक आउटग्रोथ निकलेगा, तो ये हो गया पेरेंट और ये हो गया बड। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि इस पेरेंट में से ये जो बड है ये टूट के अलग हो जाएगा और इस बड से एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा जो कि आगे चल के एक नया इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। ये पेरेंट हो गया, उसमें से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा और वो धीरे चल के आगे चल के वो डिटैच हो जाएगा, अटैच नहीं डिटैच। तो डिटैच होने के बाद वो आगे चल के खुद ही एक ऑर्गेनिज्म बना देगा और इस प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग। इसका एग्जांपल देख लेना है, हाइड्रा, यीस्ट, स्पॉन्जेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ बडिंग। यीस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा और स्पॉन्जेस में होगा। मेनली हम लोगों को टाइप्स ऑफ बडिंग पढ़ना है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बडिंग। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है एक्सोजेनस और इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। यहां पर क्या होगा कि जो बड्स हैं वो पेरेंट के बॉडी के बाहर साइड में यानी कि बॉडी के सरफेस पे बनेंगे। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हाइड्रा एंड साइकॉन। साइकॉन जो है वो इसी स्पॉन्जेस का मेंबर है। 11th में आप लोगों ने साइकॉन या स्पॉन्जिला के बारे में पढ़ा होगा, तो ये साइकॉन इसी स्पॉन्जेस का मेंबर है। अब सेकंड है एंडोजीनस और इसे ही कहते हैं इंटरनल बडिंग। इसी प्रोसेस का जो दूसरा नाम है वो है गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल फॉर्मेशन। तो लाइकवाइज एक्सटर्नल बडिंग में बॉडी के सरफेस पे बन रहा था, पेरेंट बॉडी के सरफेस पे, और यहां पर पेरेंट बॉडी के अंदर बनेगा। अब एक और टाइप का बडिंग होता है जो कि कम नीट में पूछा जाता है, वो होता है स्ट्रोबाइलेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पहले बडिंग का।
एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला भी स्पॉन्जेस का ही कैटेगरी है और ये साइगोन भी स्पॉन्जेस का ही कैटेगरी है, लेकिन इसमें एक्सोजीनस बडिंग और इसमें एंडोजीनस बडिंग है। तो स्ट्रोबाइलेशन में क्या होता है कि रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर बॉडी के ऊपर रिपीटेड सेगमेंट्स बनेंगे, यानी कि अगर फिंगर्स बन रहा है तो बहुत ज्यादा फिंगर्स बन जाएंगे और वो सारे फिंगर्स एक एक करके टूटेंगे और नए ऑर्गेनिजम्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर रिपीटेड फॉर्मेशन होगा बॉडी पर सिमिलर सेगमेंट्स का और बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ठीक है, अब बडिंग में ये जो प्रोसेस है इसमें एक एक जो बड बन रहा है, यानी कि हर एक बार जो रिपीटेड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो हर एक बार के बाद एक नया बड बनेगा, तो उस हर एक बड को कहते हैं एफाइरा। अब ये जो स्ट्रोबाइलेशन है या स्ट्रॉबेरी फॉर्मेशन है, ये आपको 11th में प्लांट किंगडम में पढ़ना है। तो 11th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल स्ट्रॉबेरी, तो आपको मे भी ध्यान में होगा। तो ये स्ट्रोबाइलेशन उसी प्रोसेस का फॉर्मेशन है जो आपने ऑलरेडी प्लांट किंगडम में 11th में पढ़ रखा है। तो ये होता है स्ट्रोबाइलेशन, एक ही सेगमेंट बार बार रिपीट होगा और उस हर एक सेगमेंट को बोला जाता है एफाइरा। ठीक है, हर एक सेगमेंट का नाम है एफाइरा। तो ये हो गया बडिंग की बात। बडिंग के यही 3 टाइप्स आपको ध्यान में रखने और तीनों टाइप के कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे तो वो ध्यान में रखना है। अब जो चौथा टाइप है हमारा वो है रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन का 2 टाइप हम लोगों को जानना है। पहला है एपीमॉर्फोसिस और दूसरा है मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, रीजेनरेशन में ये 2 टाइप है, एपीमॉर्फोसिस और दूसरा है मॉर्फोलैक्सिस। अब तुम लोगों ने घर में एक बहुत कॉमन एक फिनोमिनन देखा होगा, जिस भी छिपकली का पूंछ टूट जाता है उस छिपकली का पूंछ नया आ जाता है, लेकिन उस टूटे हुए छिपकली की पूंछ से कोई नया छिपकली नहीं क्रिएट होता है। तो रीजेनरेशन का मतलब होता है रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट और रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एपीमॉर्फोसिस में जो बॉडी का पार्ट टूटा है वही पार्ट बनेगा, यानी कि सपोज कि मेरा ये फिंगर कट जाता है तो मेरा नया फिंगर बन जाना, सपोज करने को कह रही है, रियल में होता नहीं है ह्यूमंस में। तो वो जो नया फिंगर का पार्ट का बन जाना है उसी को बोलेंगे एपीमॉर्फोसिस। और सपोज करो कि मेरे कटे हुए फिंगर से मेरा ही एक कॉपी ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलैक्सिस। तो ह्यूमंस में ये नहीं होता है, लेकिन प्लैनेरिया में होता है। प्लैनेरिया एक तरह का प्लेटफॉर्म है, इट कॉजेस डिजीजेस। तो यहां पर क्या होगा, रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। एग्जाम्पल लिजर्ड्स में देखा होगा तुम लोगों ने, लिजर्ड्स का जो पूंछ कट जाता है तो उससे नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है, उससे नया पूंछ आ जाता है उसका। लेकिन यहां पर क्या होगा, रीजेनरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म।
एज अ होल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका जो मॉर्फोलैक्सिस वाला पार्ट है, एपीमॉर्फोसिस को हम लोग नहीं मानते रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे सिर्फ लॉस्ट बॉडी पार्ट आया ना, नया ऑर्गेनिज्म नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बॉडी पार्ट टूट के अलग हुआ है उससे पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया है ना, इसीलिए एक तरह का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एग्जांपल, प्लैनेरिया, हाइड्रा, ये ध्यान में रखना है। हाइड्रा बर्डिंग में भी आया था और हाइड्रा यहां भी आएगा। तो एक बात जान लो, इस चैप्टर में एक जगह से ज्यादा कई जगह पर सेम एग्जांपल डेफिनेटली पॉसिबल है। तो हाइड्रा इसमें भी आएगा और हाइड्रा उसमें भी आएगा। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा बाइनरी फिजन में भी आया था और मल्टीपल फिजन में भी आएगा। तो हाइड्रा इसमें भी आएगा और हाइड्रा उस पार्ट में भी आएगा, बर्डिंग में भी। अब बात कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक सेल के होते हैं, सिर्फ मात्र सिंगल सेल, और इनका वॉल काफी पतला होता है, इसके पास कुछ खास फूड स्टोर नहीं होता है। और ये दो तरह के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल उनको बोलते हैं जो स्पोर्स खुद से ट्रैवल कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल जो कि खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होते हैं। और ये जो कोनिडिया है, यहाँ पर कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं और ये एंडोजिनसली। तो देयरफॉर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। तो इनमें और इनमें डिफरेंस याद रखना है, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है और ये एंडोजिनसली। यहाँ पर क्लेमाइडियोस्पोर्स के पास फूड स्टोर है, इसके पास फूड स्टोर नहीं है, ये हाइफल ब्रांचेस से डायरेक्टली बन रहा है और ये सेपरेशन के बाद बन रहा है। तो ये 5 तरह के स्पोर्स है जो कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर स्पोर्स आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा, खासकर एल्गा और फंजाई वाले चैप्टर में। बट वहां पे ये स्पेसिफाई करके नहीं दिया हुआ है कि ये सारे स्पोर्स किस में होते हैं और किस तरह के होते हैं और कैसे बनते हैं और उनका फीचर क्या होता है। तो ये सारे स्पोर्स आप लोग चाहें तो फिर से 11th वाला जो 11th में जो फंजाई और एल्गा वाला पार्ट है उसमें जाके पढ़ सकते हैं।